हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है भारत। जिसका नाम है क्या? भारत, उसका आकार और उसकी स्थिति के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जानने से पहले भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए और जियोग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को समझ लेते हैं। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि यह प्रकृति और मानव के बीच संबंध को बताता है कि प्रकृति किस प्रकार से या हमारे आसपास की चीज़ें किस प्रकार से हमें इफ़ेक्ट करती हैं, है ना। ये हमें भूगोल के अध्ययन से पता चलता है। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं भूगोल को पढ़ते। फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। क्या है? भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। का मतलब प्राचीनतम संस्कृतियाँ वे संस्कृतियाँ होती हैं जो हज़ारों सालों से कुछ बदलावों के साथ चली आ रही हैं। हज़ारों सालों से कुछ बदलावों के साथ चली आ रही हैं, है ना। तो उनमें से एक है का मतलब और भी रही होंगी प्राचीनतम संस्कृतियों में। उनको आपने पढ़ा होगा इतिहास विषय में। तो जैसे मिस्र की संस्कृति हो गई, मेसोपोटामिया की हो गई, है ना, अपना चाइना की संस्कृति हो गई। ये सारी संस्कृतियाँ प्राचीन संस्कृतियाँ हैं, है ना। और भी हैं। इसके बाद लिखा है कि भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। सही बात है। पिछले 5 दशकों में या पिछले 50-60 सालों में हमने हर तरह पे यानी सामाजिक रूप से तो किया ही है। सामाजिक मूल्यों में वृद्धि हुई है, नए सामाजिक मूल्य का समावेश हुआ है। साथ ही आर्थिक रूप से यानी जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। ठीक है, जीवन स्तर में, रहन सहन में, खान पान में, इन सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं और अब हम भारत की स्थिति को जानेंगे। इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं, ये पृथ्वी का मैप आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, आपने सब पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल है ना। तो पृथ्वी एग्जैक्टली गोल तो नहीं है, ठीक है, पर लद्धक्ष गोलार्ध है, यानी कि बीच से उभरी हुई है और ऊपर से चपटी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आपके इसमें मैप दिया हुआ है ये। ठीक है, तो विश्व के सारे भूभाग को हम 2 भागों में बांटते हैं, महासागर और महाद्वीप। आपने सुना होगा कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। महासागर कितने हैं? 5। ठीक है, कितने महासागर हैं? 5। सबसे पहले हम महाद्वीप को क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल यानी किसका भूभाग कितना बड़ा है, उसके आधार पर बांट लेते हैं। सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरे में है अफ्रीका, तीसरे में उत्तर अमेरिका, चौथे में है दक्षिण अमेरिका, है ना, 5वें में है अंटार्कटिका, 6वें में है यूरोप और 7वें में है ऑस्ट्रेलिया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। 7 में सबसे बड़ा महाद्वीप भूभाग की दृष्टि से देखा जाए एशिया, एशिया में ही अपना भारत स्थित है। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तर अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, 5वां है अंटार्कटिका, 6ठा है यूरोप और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। 5 महासागर कौन कौन से हैं? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और 5वां है दक्षिणी महासागर। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। 5 महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। अब ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा 6वीं में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं ये हैं, ठीक है, और देशांतर रेखाएं ये। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। सबसे पहले ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना। इसके ऊपर 90 और अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिण में 90 और होती हैं। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180, है ना। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 180। अब 0 डिग्री जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में स्थित भूभाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसके 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भूभाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा आप इस चीज़ को, है ना। उत्तरी गोलार्ध क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। ठीक है,
अब दो और इम्पोर्टेंट रेखाएं, एक तो अक्षांश रेखाएं, एक तो इम्पोर्टेंट हो गई विषुवत रेखा या जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। एक 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये कितनी है? 23.5 डिग्री। एक दक्षिणी गोलार्ध में ना, दक्षिण में स्थित होती है 23.5 डिग्री पे, जिसको कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, अब इन रेखाओं का महत्व हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं हम शॉर्ट में देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? अर्धवृत्ताकार, यानी उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक होती हैं। ठीक है, अब उत्तरी ध्रुव शायद मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। उत्तरी ध्रुव क्या है? ये पृथ्वी, मैंने आज जैसे बताया कि पृथ्वी लब्धवक्ष गोलार्ध है, का मतलब है कि ऊपर उभरी हुई है और ऊपर चपटी है। इस जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास हम उसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और दक्षिण में भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास के एरिया को हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चालू होती हैं देशांतर रेखाएं ऊपर से, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाएं, उनको क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। टोटल देशांतर कितनी है? 360, है ना। ये कैसे? जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी है। इसी को हम ग्रीनिच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनिच, 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके पूर्व में मतलब इस वाले साइड 180 होती हैं। इसके पश्चिम में टोटल देशांतर रेखा 180 होती हैं। इस तरफ 180, इस तरफ 180, टोटल कितनी हो गई? 360। ठीक है, अब जिस प्रकार से आपने याद किया कि विषुवत रेखा में के उत्तर में स्थित भूभाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वहीं विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भूभाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसी प्रकार से इस ग्रीनिच यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और पश्चिम में स्थित भूभाग को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, है ना। अब 4 गोलार्ध हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि अब 4 गोलार्ध हमने पढ़े हैं। 2 गोलार्ध हमने अक्षांश रेखा के आधार पे पढ़ा कि 0 डिग्री के उत्तर में स्थित भूभाग को उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भूभाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। वहीं एक हमने देशांतर आधार पे पढ़ा कि 0 डिग्री यानी ग्रीनिच रेखा के पूर्व में स्थित भूभाग को हम क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और पश्चिम में स्थित भूभाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, स्थिति में हम पढ़ रहे हैं भारत एक विशाल देश है। अब विशाल देश का क्या मतलब है? तो हम विशाल देश 2 आधार पे देख सकते हैं। एक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पे, है ना। तो जनसंख्या के आधार पे हम दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले पे चाइना, सेकंड पे है भारत। ठीक है, इस प्रकार से हम विशाल देश कहे जा सकते हैं। और दूसरा है भूभाग के आधार पे। भूभाग के आधार पे यानी भारत के क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है, यानी पॉपुलेशन पे दूसरा, और क्या कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि बाकी 6 कौन कौन से हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी को हम आगे पढ़ते हैं, है ना। भारत एक विशाल देश है, हमने पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन के आधार पे सेकंड, याद रखिएगा, और क्षेत्रफल के आधार पे एरिया वाइज जो है 7वें नंबर पे। अब है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। 0 डिग्री के उत्तर में स्थित भूभाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भूभाग को हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो भारत की आप लोकेशन देख रहे होंगे, है ना, और आप जो देख रहे होंगे 0 डिग्री, तो आप खुद बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भूभाग। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, यानी कौन सी अक्षांश रेखा से कौन सी अक्षांश रेखा तक है, और कौन सी देशांतर रेखा से कौन सी देशांतर रेखा है। ठीक है, इसके लिए हम एक मैप लगाते हैं जो आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये देखिए, है ना, यहाँ पे जैसा कि हम पहले जानते हैं, ये पृथ्वी है, लगभग वैसी है
ठीक है, कोई बात नहीं। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे है अपना भारत, ठीक है, यहाँ पे अपना भारत है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, पहले हम अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे। तो इसका अक्षांशीय दृष्टि से इसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से, इसको मिनट कहते हैं, यानी हम देखेंगे नॉर्थ साउथ, है ना, ठीक, ईस्ट वेस्ट, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सबसे पहले साउथ से हम यानी विषुवत रेखा के करीब से देखेंगे। तो विषुवत रेखा में जो दक्षिणी पार्ट है भारत का, वह 8 डिग्री 4 मिनट, इस निशान को हम मिनट कहते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, तो हमको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से कितना, आपने ये देखा होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। अब हम देशांतरी विस्तार भी देखेंगे, तो ये भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है। यानी कि अब हमको पता है एक चीज़ और है कि अब हमने ये पढ़ा, जैसे कि जिस प्रकार से हमने कहा कि भारत अपना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्यों कहा हमने, क्योंकि ये 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है, ठीक। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि भारत जो है देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। क्यों, क्योंकि यह मैंने बताया कि 0 डिग्री के पूर्व में स्थित भूभाग को हम क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम देशांतरी दृष्टि से इसका विस्तार देखेंगे। तो सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये बात तो पता है। अब इसका विस्तार देखिए, पूर्व में ये है अपना 68 डिग्री 7 मिनट से, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। अब हम इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ, सबसे पहले हमने देख लिया अक्षांशीय दृष्टि से, यानी नॉर्थ उत्तर में और दक्षिण में, ठीक है, पूर्व में और पश्चिम में, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उत्तर दक्षिण अक्षांशीय दृष्टि से देखा, तो ये कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम यानी गोलार्ध, यानी अब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक है, ये अपना है 68 डिग्री 7 मिनट से, यह है अपना 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। याद रहेगा आपको कि 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी गोलार्ध से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध तक, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, आप रिवीजन करते रहिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यही बातें यहाँ लिखी हैं कि इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अब पूर्वी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जिसको मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में एक 23 डिग्री एंड मतलब 23.5 डिग्री जो है उत्तर में, उसको हम कर्क रेखा कहेंगे। उसी जो 23.5 डिग्री को दक्षिण में हम मकर रेखा कहेंगे, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि भारत में जो है जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसका मतलब क्या है, हम आपको ये देखें, ये मैप आपको दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है। ये 23.5 है, ये जो है 23.5 डिग्री है, जिसके हम कर्क रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्क रेखा। इसी 23.5 डिग्री को साउथ में क्या कहेंगे हम, मकर रेखा, है ना। अब ये आपके लिए है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8। आप ब्रीफली याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और अपना त्रिपुरा। कितने राज्य, 8 राज्य। कौन कौन से, फिर से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हैं। कितने भागों में, आपने इसमें फिर से मैप में देख लेते हैं कि 2 बराबर भागों में ये देश को बांट रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये भारत का उत्तरी भूभाग है, ये दक्षिणी, ये 2 बराबर भागों में। जिस प्रकार से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पूरे पृथ्वी को अक्षांशीय दृष्टि से 2 बराबर भागों में बांटती है, वैसे ही अपनी कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जो है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, हम ये कह सकते हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। वहीं दक्षिण पश्चिम में जो है हमारा लक्षद्वीप है, यानी 2 द्वीप हैं। भारत में कितने द्वीप हैं, 2। ठीक है, कौन कौन से 2 हैं, यह एक अंडमान निकोबार द्वीप जो कि, ठीक है, आप दिशाएं जानते ही होंगी, नॉर्थ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम क्या है आप इसको समझते होंगे। तो दक्षिण पूर्व में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और जो हमारा लक्षद्वीप है वो दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि लगभग दोबारा मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है ना, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अब हम ये फिर से पढ़ लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में है, यह है हमारी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वहीं अरब की खाड़ी में क्या है, ये हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हाँ, यहाँ एक बात लिखी अपने साथ, आप एटलस ज़रूर रखिएगा, है ना, अभी से आदत डाल लीजिए। एटलस बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग भी है कि लोकेशन देखना, ये करना वो करना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, वो 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में क्या हो गया, जलमग्न हो गया। अब आपके मन में आया होगा कि ये दक्षिणी पॉइंट क्या कौन सा होगा, इंदिरा बिंदु, ये अंडमान निकोबार में था, है कि नहीं, अंडमान निकोबार में दक्षिण में था। ठीक है, सबसे दक्षिण में जो स्थित था बिंदु, भारत का जो सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु था वो इंदिरा पॉइंट था, वो 2004 की सुनामी में डूब गया था। सुनामी होती क्या है, जब समुद्री लहरें 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने लगे तो हम उसको सुनामी कहते हैं। शॉर्ट में आप समझ लीजिए। ठीक है, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है कि बंदरगाह को नष्ट करना, ये वो, या बंदरगाह बंदरगाह को नष्ट करने वाली, इसका मतलब सुनामी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत के आकार के बारे में। ठीक है, अभी हमने स्थिति पढ़ ली है, स्थिति में क्या क्या पढ़ लिया है आप उस चीज़ को याद रखिएगा। क्या क्या पढ़ लिया है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हमने इसका अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया, देशांतर विस्तार पढ़ लिया। हमने 2 चीज़ें पढ़ ली कि इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है और दक्षिण पश्चिम में इसके हमारे क्या है, लक्षद्वीप है। दक्षिण पूर्व में जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वही दक्षिण पश्चिम में जो है हमारे यहाँ क्या है, अब इसको मैप से याद कर लेते हैं, कोशिश करता हूँ मैं, आप समझिएगा, आप भी थोड़ा सा सीख लीजिए, परफेक्ट तो नहीं बनेगा पर ठीक ठाक बन जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप, मान लीजिए इसको, यहाँ पे है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके दक्षिण में था इंदिरा पॉइंट, ये है अपनी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है अपना लक्षद्वीप, है ना, केरल के तट के पास। ठीक है, यहाँ पे है ये अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार और अपना ये। ठीक है, अपना हमने पढ़ा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप उसको याद रखिएगा कौन कौन से 8 हैं। इसका क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण विस्तार पढ़ लिया हमने, यहाँ से पश्चिम से पूर्व विस्तार पढ़ लिया है, यानी पूर्वी गोलार्ध में कौन सा कितना विस्तार है इसको पढ़ लिया है। अब हम इसके आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, याद रखिए आप, क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
अब इतना है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि भाई साहब भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना 32.8 लाख है ना वर्ग किलोमीटर, है ना, 8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, 2.4%। ये याद रखिए आपको। क्या क्या याद रखना आपको कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, तो आप कहेंगे 2.4% है। ठीक है, यानी 100% में से, यानी जो भूभाग है ना स्थल वाला, जिसमें महाद्वीप और जो हार्ड सतह है, उसमें से जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना % है, 2.4%। ठीक है, अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको, आई होप आपको आया होगा। अब यहाँ पे चित्र के बारे में दिया गया है 1.2 चित्र के बारे में दिया गया कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया था कि विशाल क्यों है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम इसको पढ़ेंगे, इस चित्र को हम देख ही लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैप इंपॉर्टेंट है, एटलस आप ले जाइए, आगे आपको बहुत काम आएगा एटलस, है ना। एटलस बहुत ज़रूरी है। आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप एटलस देखते रहेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, है ना। अब हम आपसे ही, आप मन में दोहराइएगा, हम आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत का याद रखना इंपॉर्टेंट है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम ये देखते हैं कि बाकी 6 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है रूस। अगर आपसे महाद्वीप में पूछा जाए तो कौन सा महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप में है रूस, एशिया महाद्वीप में। हालांकि इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है। किस में भी है, यूरोप में भी है इसका कुछ भाग, यानी कि ये यूरेशिया वाले, यानी इसकी राजधानी जो है, रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी क्या मॉस्को, वो है यूरोप में। ठीक है, तो रूस कहाँ है, कुछ पार्ट यूरोप में है, कुछ काफ़ी ज़्यादा पार्ट, यानी आधे से अधिक पार्ट एशिया में है। अब कनाडा कौन सा महाद्वीप में आपसे पूछे तो नॉर्थ अमेरिका। कौन सा महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका 3रे नंबर का सबसे बड़ा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप में है, ये भी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, 3 देश के बारे में पढ़ लिया। क्षेत्रफल रूस, जो कि इसका कुछ भाग हमारे यूरोप में है और आधे से अधिक भाग एशिया में है, यानी यूरेशिया, यूरोप और एशिया में स्थित है। ठीक है, रूस के बारे में। कनाडा कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा स्थित है। उसी के नीचे जो है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा के नीचे है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा है चाइना कहाँ स्थित है भाई साहब, चाइना है अपना एशिया में। कहाँ पे है, चाइना हमारा एशिया में। 5वां ब्राज़ील कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में। कहाँ है, साउथ अमेरिका में। छठा क्या है, ऑस्ट्रेलिया खुद ही महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और भारत एशिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना जरूरी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप एटलस रखिए, इनकी लोकेशन देखिए, आपको आगे बहुत काम आएगा। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले रूस। पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि में रूस है, यूरोप और एशिया वाले में है। दूसरे नंबर पे है अपना कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ये भी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, चौथा है अपना चाइना एशिया में है। 5वां है अपना ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में। ठीक है, ब्राज़ील में जो विश्व के सबसे बड़े जंगल हैं वो अमेज़न का जंगल है, वो वहाँ पे पाया जाता है। छठा है ऑस्ट्रेलिया भी अपना कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और 7वां है भारत। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516 किलोमीटर। अब ये क्या लिखा है, इस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर से मैप बनाएंगे अपन, बिल्कुल छोटा सा मैप बनाएंगे, है ना, क्योंकि जगह नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कुछ अच्छा करेंगे। ये मैप है। ठीक है, यहाँ पे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना लिया। यहाँ पे हमने क्या बना लिया,
अपना लक्षद्वीप। तो ये है, ये दिया है टोटल जो भूभाग है ना स्थल समय से, यानी जो समुद्र से भाग लगा नहीं हुआ है, यानी जो समुद्र से जो भाग नहीं लगा हुआ है वो कितना है टोटल, वो है अपना 15,200 किलोमीटर। कितना है ये यहाँ तक, ठीक है। 15,000 ये गुजरात का कुछ तट तो लगता ही है, ठीक है। ये टोटल जो हमारा जो है समुद्री सीमा को हटा के जो बाकी भारत का भूभाग है उसकी टोटल सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। वही जो समुद्री भाग है, ठीक है, किसको सहित, ये लक्षद्वीप सहित भी और ये अंडमान निकोबार सहित, इन सबको सहित कितनी है समुद्री सीमा, 7516 किलोमीटर। कितना, 7516 किलोमीटर, ठीक है। ये दो डाटा याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ डाटा फैक्ट हमने पढ़ लिया कि भारत का टोटल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं यह इसका मतलब ये विश्व के क्षेत्रफल में कितना योगदान करता है, तो 2.4%। अब हम इसकी सीमा के बारे में पढ़ लिया कि भारत की जो सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसका कितने किलोमीटर में, 15,200 किलोमीटर में। वही जो समुद्र से भारत की सीमा लगती है उसकी टोटल लेंथ है, उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। तो ये कितनी है, 7516 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। अब नवीनतम बलित पर्वत का मतलब क्या है, यानी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड का मतलब समझ रहे हैं आप, अब आपको आगे समझाएंगे और अच्छे से, पर आप बस इतना समझ लीजिए कि फोल्ड माउंटेन का मतलब है कि दो प्लेटें, ठीक है, दो प्लेटें आपस में क्या हो रही हैं, सबमर्ज हो रही हैं, यानी मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, कोई प्लेट ऊपर चली जाएगी, कोई प्लेट नीचे चली जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, फोल्ड माउंटेन डेवलप होंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, वलित पर्वत। अरे यार, तो हमने पढ़ा कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, क्या होता है, हम बता चुके हैं कि जब दो प्लेटें, शॉर्ट में याद रखिए, सबमर्ज हो रही हैं, यानी मिल रही हैं, तो उसके कारण जो है कोई प्लेट नीचे जा, प्लेट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब उत्तर पूर्वी सीमा पर, उत्तर पूर्वी सीमा का मतलब ये सीधी सी बात है, हिमालयन माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी सीमा पे क्या है भारत के, क्या है उत्तर पूर्वी सीमा पे, हिमालयन। ये मैप पे देख लेते हैं, ये हो गया उत्तर पूर्वी सीमा पे, यहाँ पे एक रेंज है हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ पे है। ये बलित पर्वत है, याद रखिए कि हिमालयन माउंटेन क्या है, बलित पर्वत। ये दिशा कौन, उत्तर पूर्वी सीमा, ठीक है, याद रखिएगा आप। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नवीनतम बलित पर्वत है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में, इसके दक्षिण का भूभाग क्या है, उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संग्रह होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका क्या मतलब है, भारत का जो उत्तरी भूभाग है ना भाई साहब, ये क्या है, चौड़ा है। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि ये 22 डिग्री के आसपास, यानी यहाँ 22 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास ये दक्षिण में क्या होता जाता है, संकरा होता जा रहा है ना। यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है उत्तर में, यानी पर्वत के आसपास, ठीक है। यही बातें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। हम पढ़ चुके हैं कि पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि चित्र, इसमें देखिए दोनों विस्तार लगभग 30 डिग्री है, यानी आप नॉर्थ टू साउथ चले जाएं, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है और 30 डिग्री है, टोटल की बात कर रहे हैं, और पूर्व से पश्चिम भी टोटल 30 डिग्री है ना। कैसे देखिए, आपने जो 8 से 37 तक भी लगभग 30 हो जाता है, यानी अक्षांशीय दृष्टि से। वहीं पूर्व से पूर्वी गोलार्ध में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर भी 30 हो जाता है ना। यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इसका क्या मतलब है, अब विस्तार मतलब अब लेंथ में, यानी किलोमीटर में ये बात कर रहे हैं कि किलोमीटर में। अब ये देखिए उत्तर से दक्षिण टोटल कितना है, उत्तर से दक्षिण क्या है, ये टोटल कितना है, 3214 किलोमीटर। ये देखिए उत्तर से दक्षिण। वहीं पूरब से पश्चिम ये है 2933 किलोमीटर, है ना।
तो 2 फैक्ट और हैं। उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, वहीं पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है 2900 किलोमीटर है ना। तो कौन सा विस्तार ज़्यादा है, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का ज़्यादा है, किसकी अपेक्षा, पूर्व से पश्चिम विस्तार की अपेक्षा। अब हम आगे पढ़ते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब भाई साहब ये अंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है कि ये हो गया गुजरात है ना, यहाँ पे है अपना गुजरात, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक का 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। ये अंतर क्यों है, ठीक है, 2 घंटे, ये टाइम जोन के कारण है। सूरज सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए इसको जो है सबसे पहले सूरज जो है भारत के कौन से भाग पे, पूर्वी भाग पे दिखाई पड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश वाले भाग पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से टाइम जोन के कारण ये कहाँ पे है, गुजरात में 2 घंटे लेट सूरज दिखाई देता है, इसी के कारण ये अंतर बता। अब ये अंतर आता कैसे है, ये टाइम के कारण होता है। अब टाइम कैसे निकाला जाता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप बस शॉर्ट में समझ लीजिए कि देशांतरी जो विस्तार है, देशांतर जो है ना, ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक। इससे टाइम निर्धारित किए, एक देशांतर और दूसरी देशांतर के बीच का जो अंतर होता है टाइम का, वो 4 मिनट में। यानी कि अगर 5 डिग्री पे और 6 डिग्री पे जाना है आपको, देशांतर रेखा की बात चल रहे हैं, तो ठीक है, तो कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए फिर, ठीक है। कैसे निकाल लीजिए कि 68 जो है 68 डिग्री 7 मिनट, ये देशांतर रेखा की बात। हमें जाना कहाँ तक, 97 डिग्री, है ना, लगभग 30 डिग्री के आसपास। कितने डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास लगभग हमें जाना है, ये देशांतर। तो 1 डिग्री का अंतर कितना होता है भाई साहब, 1 डिग्री का अंतर होता है 4 मिनट। कितना 1 डिग्री का कितना अंतर होता है, 1 डिग्री में कितना अंतर होता है, 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट। तो 4 इंटू हमें कितने, टोटल डिग्री कितने, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है लगभग, देशांतर की बात हो रही है, इससे टाइम जो निर्धारित होता है, इससे टाइम निर्धारित होता है, ठीक है। तो चरतिया 12 यानी 120 मिनट टोटल क्या होते हैं, अंतर होता है। तो यही 2 घंटे का अंतर यहाँ पे लिखा है। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये शॉर्ट में है, ठीक है, आप कहेंगे तो इस पर शॉर्ट वीडियो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे यही है कि 2 घंटे का अंतर है। अब इस अंतर को, यानी कि फिर तो ऐसा होना चाहिए कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे हैं, ठीक है, 6 बज रहे हैं, तो गुजरात में कितना बजना चाहिए फिर, 4 बजना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत में एक निश्चित टाइम जोन निर्धारित कर दिया गया है, कौन सा, जिसको हम 22.5 डिग्री, वो 82.5 डिग्री यामोत्तर, समय यामोत्तर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा, समय यामोत्तर रेखा, ठीक है। ये हमें टाइम जोन निर्धारित करती है, ठीक है। यानी कि इस यहाँ पे जो विश्व का टाइम जोन है, जो देशांतर है 0 डिग्री, जिसे हम 0 डिग्री यामोत्तर रेखा कहते हैं, जो विश्व की है, जिसे ग्रीनिच रेखा भी कहा जाता है, उससे यहाँ तक का जो अंतर है निकाला जाता है। तो 82.5 डिग्री जो है समय, भारत की समय मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। याद रखिएगा कि भारत की समय मानक रेखा कौन सी है, वो है 82.5 डिग्री। इसी से भारत में सभी जगह एक साथ समय होता है, क्योंकि अंतर पाया जाता है। उस अंतर को, ये अंतर ना हो, इसके लिए हमने समय मानक रेखा निर्धारित किया है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पूर्व देशांतर को भारत की समय, यही बात मैं आपको बता रहा था कि इस अंतर को कम करने के लिए जो अंतर है, तो इसको हमने क्या कहा, इसके लिए हमने एक देशांतर रेखा निर्धारित कर ली कि यही टाइम जोन होगी, वो है 82.5 डिग्री, ठीक है। अब अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये लास्ट है जिसको हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इसका मतलब है कि जो है ना, अक्षांश रेखा का प्रभाव दिन और रात पे कहाँ प्रभाव होता है, ये दक्षिण में और ये उत्तर में। कहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये उत्तर में ज़्यादा
दिन रात की जो अवधि है इसमें उत्तर में ज़्यादा पड़ेगा, साउथ में कम पड़ेगा। इसका कारण है सन। इसका कारण क्या है? सन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा विषुवत रेखा पे जो सन है यानी सूरज है वो ज़्यादा प्रकाश प्राप्त करता है और साल में लगभग 2 बार विषुवत रेखा पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। जबकि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जो सन की रेज है वो तिरछी होती जाएंगी। ठीक है, क्या होते जाएंगी? तिरछी होते जाएंगी। क्या होते जाएंगे? तिरछे होते जाएंगे, है ना। सन की जो रेज है वो तिरछी होते जाएंगे हम जैसे जैसे नॉर्थ की ओर, यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, चूँकि भारत का दक्षिणी भाग जो है वो क्या है, सूरज मतलब विषुवत रेखा के पास स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ जो दिन रात है उसमें ज़्यादा असमानता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, जबकि भारत का जो उत्तरी भाग है वो वहाँ पे सूरज की जो रोशनी है, सूरज जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है। इसी कारण दिन और रात में अंतर होता है और दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना गया है? मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है कि भारत के जो संपूर्ण भूभाग में एक सा समय हो। ठीक है, एक सा पता चला कहीं पे सुबह मान लो 8 बजे ऑफिस टाइम है गुजरात में, तो अरुणाचल प्रदेश में 10 हो, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए जो है एक समय मानक रेखा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? वही है सूरज का प्रकाश। ठीक है, अब हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।